हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है, आज जो मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस पोएम है, पोएम का नाम है द सॉलिटरी रीपर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ was one of the finest and one of the best poet of English literature। तो उनके द्वारा कंपोज किया एक पोएम है द सॉलिटरी रीपर। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही शानदार पोएम है। कई क्लासेस में ये पढ़ाई जाती है, आईसीएसई बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में कई क्लासेस में ये पोएम पढ़ाई जाती है। तो बात करते हैं इस पोएम के बारे में। ये पोएम है क्या, बेसिकली इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ साथ इसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, उसके बाद इसका जो समरी है, उसका पोएम का बैकग्राउंड है, साथ साथ जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, उन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपके फीडबैक और कमेंट मुझे समय समय पर मिलते रहते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है, उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर पोएम है द सॉलिटरी रीपर, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन 1717, April 1770, and he died in 1850 at the age of around 80 years। और इंग्लिश लिटरेचर का जो रोमांटिसिज्म का जो एरा था, जो पीरियड था जिसमें मोस्टली रोमांटिक पोइट्री ज्यादा लिखी जाती थी। सो व्हेन आई से रोमांटिक पोइट्री डज नॉट मीन रोमांस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन और अ गर्ल और बॉय। इट मीन्स उस तरह के उस समय के जो मोस्टली पोइट्स थे, इंक्लूडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ, दे रोट पोइट्री अबाउट नेचुरल ब्यूटी, अबाउट नेचर। तो उसी के आधार पर एक ये जो पोएम है, टाइटल है द सॉलिटरी रीपर। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इस पोएम का है क्या। बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके जो पेरेंट्स थे, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी और ये 4 भाई बहन थे। उसके बाद उनको रिलेटिव्स के यहाँ रहना पड़ा बहुत छोटी सी उम्र में। और उसके बाद उनकी एक सिस्टर थी, डॉरथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर थी। तो उनके साथ वो यूरोप में एक बार घूमने गए थे। तो 1803 के आसपास की बात है ये। तो स्कॉटलैंड में एक बार वो घूमने गए हुए थे। यूरोप का टूर भी उन्होंने किया, स्कॉटलैंड में घूमने गए थे 1803 के आसपास। तो वहां पर ये एक स्ट्रेथायर करके एक गांव था, तो वहां पर वो रुके भी थे। तो वहां पर जो उन्होंने ये सब कुछ देखा, जो चीजें देखी, उसी का ये बेसिकली रिकलेक्शन है द सॉलिटरी रीपर। है क्या बेसिकली, दिस इज अ पोएम अबाउट अ ब्यूटीफुल गर्ल हु लिव्स इन द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड। और जब उस लड़की को वो देखते हैं, दैट गर्ल इज एक्चुअली सिंगिंग अ सॉन्ग, and she was singing a song in such a language that the poet was not able to comprehend or understand. The poet had no idea what the girl was singing, but by the tone and the mood of that girl, the poet was able to understand that she was actually singing a melancholy song, means a sad song. So then the poet comes back to his native town, and he, on the basis of his experience and his memories, he composes this poem, which is known as the Solitary Reaper. चलिए शुरू करते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Behold means to see. Poet is urging the people to see that girl who is actually singing single in the field. Yon means that, solitary means single, highland lass means the girl of Scotland. Here in these two lines, the poet says, look at this girl who is single in the field, and where this field is located in the highland. Highland यहाँ पर किसके लिए यूज किया है, the mountain region of Scotland, और लेस का मतलब यहाँ पर गर्ल के बारे में बोला गया है। तो कहते हैं इस लड़की को देखो जो कि एक स्कॉटलैंड के माउंटेन रीजन में अकेली है, और क्या कर रही है, शी इज इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रही है। और क्या काम कर रही है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसल भी काट रही है और अपने आप में कुछ गुनगुना रही है, किसी तरीके का कोई वो सॉन्ग गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पैस, तो वहां पर आसपास के लोगों से वो बोलते हैं कि भाई या तो ईदर यू स्टॉप हेयर एंड डू नॉट डिस्टर्ब द गर्ल, लेट मी एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग, और यू जस्ट जेंटली पास फ्रॉम हेयर। या तो यहां से ईदर यू स्टे हेयर, or if you want to stand there and listen to the song of this girl, please do not disturb her, because I want to enjoy the beautiful song that the girl is singing. तो ये जो ऊपर के 4 लाइनें हैं,
इसमें जो थर्ड लाइन है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, देखिए इस पोएम में पोइट ने बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज किया है, एंड वन ऑफ द पोइटिक डिवाइस दैट द पोइट हैज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा इज इमेजरी। इमेजरी में कि देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें यूज की जाती हैं विच एक्चुअली जो जिसकी वजह से हम चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं। तो उसमें देखिए गर्ल तो हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम उसको किस तरह से देख सकते हैं अपने 5 सेंसेस की मदद से। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनकी मदद से उस गर्ल को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड्स वगैरह यूज किए जाते हैं उसको इमेजरी बोलते हैं। तो इसमें जो पोइटिक डिवाइस पोइट ने यूज किया है वो क्या है, इमेजरी। आगे क्या बोलता है, अलोन शी कर्ट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकोली स्ट्रेन, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली क्या कर रही है, खेत में अकेली है, उसके हाथ में एक सिकल है, शी हैज अ सिकल इन हर हैंड, एंड व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, शी इज कटिंग द ग्रेन, वो क्या कर रही है, ग्रेन जो है फसल है उसको काट रही है और वो उसको बांध कर गट्ठर बना कर रख रही है। एंड सिंग्स ए मेलंकोली स्ट्रेन, मेलंकोली स्ट्रेन का मतलब है सैड सॉन्ग, एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज शी सिंगिंग, शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। अब क्या बोलता है पोइट, ओ लिसन, सुनो ध्यान से, फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि द काइंड ऑफ सॉन्ग दैट शी इज सिंगिंग, दिस होल हर सॉन्ग, द साउंड ऑफ हर सॉन्ग is actually overflowing in this entire valley of this mountain region of that particular area wherein the poet was standing। तो कहने का मतलब ये कि देखिए पोइटिक डिवाइस की बात करते हैं, इस लाइन में जो पोइटिक डिवाइस यूज की है, दैट पोइटिक डिवाइस इज नोन एज हाइपरबोल। हाइपरबोल इज अ पोइटिक डिवाइस इन विच थिंग्स आर ओवरस्टेटेड। दैट मीन्स हियर द पोइट इज ट्राइंग टू से कि उसके गाने का जो साउंड है, जो म्यूजिक है, जो वो गाना गा रही है, वो इतना अच्छा है कि उस जगह की जो माउंटेन रीजन की जो घाटियां हैं वो उसके गाने की आवाज से पूरी तरीके से ओवरफ्लो कर रही हैं। तो यहां पर चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ओवरस्टेटेड चीजों को यहां पर यूज किया गया है। तो यहां पर जो पोइटिक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, और इससे पहली वाली लाइन जो है, ओ लिसन, दिस पोइटिक डिवाइस इज नोन एज अपोस्ट्रोफे। आगे बढ़ते हैं। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands, कि ये जिस तरह का गाना गा रही। Now the poet is trying to make a comparison of the melody of the song which she is singing. Now the poet is comparing the beauty of her song, the tone of her song, and the melody of her song to a nightingale. A nightingale, we understand, nightingale is a symbol of मेलोडी। नाइटिंगल और कुकू दो बर्ड का इसमें यूज किया है, दोनों बेसिकली सिंबल्स यूज किए हैं, एंड दो सिंबल्स देखिए, कुकू बर्ड, नाइटिंगल और कुकू बर्ड दोनों ही किसके सिंबल है, मेलोडी। दे हैव ए वेरी स्वीट वॉइस। तो यहां पर कंपेयर कर रहा है कि मैंने इस तरीके का गाना, इतना सुंदर गाना, इफ आई कंपेयर द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग, द मेलोडी एंड द टोन ऑफ दिस सॉन्ग टू अ नाइटिंगल, आई नेवर हर्ड एनी नाइटिंगल सिंगिंग सॉन्ग in a better tone, in a better melody than this girl। इस लड़की से अच्छी आवाज में मैंने तो किसी नाइटिंगल को भी गाते नहीं सुना। और वो नाइटिंगल क्या करती हैं, वो नाइटिंगल अरब के जो सैंड्स है, यानी कि सऊदी अरब का जो रेगिस्तान है, उसमें जो थके हुए वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स का मतलब जो थके हुए ट्रेवलर्स होते हैं उनको वेलकम करने के लिए जो जिस तरीके के गाने नाइटिंगल गाती है, वो ये गाना जो लड़की गा रही है उसके कंपैरिजन में ये गाना और भी ज्यादा सुंदर, उससे भी ज्यादा मीठा और उससे भी ज्यादा अच्छा गाना है। आगे क्या बोलता है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन द स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फॉरदेस्ट हुब्रिडीज। आगे क्या कह रहा है कि इतनी जो आवाज है, एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड बाय द वॉइस ऑफ दैट गर्ल, क्योंकि उसके जैसी आवाज मैंने कभी अगर सुनी थी कुकू बर्ड से। तो कुकू बर्ड भी जैसे स्प्रिंग टाइम में जो कुकू बर्ड होती है, कुकू बर्ड को हिंदी में कोयल बोलते हैं, उस कोयल से भी अच्छी आवाज जो कि खासकर स्प्रिंग टाइम में अपना मीठा गाना गाती है, उसकी आवाज से भी ज्यादा अच्छी आवाज और उसकी आवाज से भी ज्यादा थ्रिलिंग आवाज मैंने जो सुनी है वो इस लड़की की आवाज है। और वो कुकू बर्ड की आवाज करती क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वॉइस ऑफ दैट कुकू बर्ड, इट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द सीज। वो जो गहरे और शांत समुद्र है जो उनकी साइलेंस को भी ब्रेक करती है। कहां पर, अमंग द फॉरदेस्ट
जो नेक्स्ट वर्ड है HEBRIDES, लिखा हीब्राइड्स है, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है हिब्रिडीज, हिब्रिडीज। तो हिब्रिडीज बेसिकली कुछ नहीं है, जो ये वेस्ट स्कॉटलैंड का जो वेस्ट साइड का एरिया है, उस वहां के जो माउंटेन रीजन है, उस जगह का नाम पर हिब्रिडीज कहा बोला जाता है उनको। तो जो कुकू बर्ड जो गाना गाती है, वो कुकू बर्ड क्या करती है, कुकू बर्ड जो स्कॉटलैंड का वेस्ट कोस्ट एरिया है, सुदूर वेस्ट कोस्ट का जो एरिया है, वहां के जो समुद्र है उनकी साइलेंस को ये ब्रेक करती है। किसकी आवाज? कुकू की आवाज। और नाइटिंगेल का काम क्या है? नाइटिंगेल की जो स्वीट और मीठी आवाज है वो कहीं दूर सऊदी अरब के जो बहुत लंबे मीलों फैले रेगिस्तान है, उसमें जो थके हुए बेचारे ट्रेवलर्स हैं उनका स्वागत करने के लिए जो गीत गाती है वो नाइटिंगेल। लेकिन इन दोनों, व्हेनेवर आई कंपेयर द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग of this young girl, I find her voice is more thrilling and better than that of a nightingale and a cuckoo bird. आगे बात करते हैं। Will no one tell me what she sings? क्या मुझे कोई बताएगा कि ये क्या गा रही? देखिए, ये this line looks like a question, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है। ये पोइटिक डिवाइस है। दिस इज नोन एज rhetorical question. Rhetorical question is a question in which a question is asked without expecting an answer from anyone. Rhetorical question वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है बट उसमें कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता। बेसिकली हियर द पोएट इज ट्राइंग टू से he is not able to understand the language because the girl was singing in a heavy Scottish accent. वो Scottish accent में कुछ गाना गा रही थी जो पोएट को, पोएट वॉज ऑल्सो बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लिश तो वो भी बोलते थे और जानते थे, लेकिन जिस वो लोकल डायलेक्ट में वो जो लड़की गाना गा रही थी वो उनकी समझ के बाहर था। तो वो क्या करते, नाउ हियर द पोइट मेक्स अ गेस, वो एक स्पेकुलेट करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लड़की क्या गा रही होगी। तो खुद ही इस सवाल का जवाब देते हैं क्या, परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो, देखिए इसमें पोइटिक डिवाइस इसमें नजर आती है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो, प्लीज देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ पी साउंड। इस यहां पर जो पोइटिक डिवाइस दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एंड व्हाट इज एन एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज अ पोइटिक डिवाइस वेयर इन देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एटलीस्ट टू टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स। तो यहां पर जो पोइटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन। अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पर तो इसमें आप बड़ी आसानी से इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस पोइटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। अब वो आंसर क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, व्हाट इज, वो केवल स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद ये लड़की कोई सैड सॉन्ग गा रही है। और किस लिए, क्या कारण हो सकता है? फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, कहीं कुछ किसी चीज के बारे में सोच रही होगी कि उसके साथ कुछ कोई पुरानी घटना को याद कर रही होगी कि या कुछ ऐसे समय को याद कर रही होगी जो कि बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। और बैटल्स लॉन्ग अगो, या किसी पुराने समय की किसी लड़ाई और युद्ध को याद करके वो शायद वो दुखी है और इसलिए इस वजह से कोई गाना गा रही है। और इट इज सम मोर हम्बली, हम्बली होता है ऑर्डिनरी सॉन्ग, या हो सकता है कोई ये डे टू डे डेली रूटीन का कोई इस तरह का कोई गाना हो जो इस तरीके का वो कोई ऑर्डिनरी सॉन्ग जो इनके यहाँ गाया जाता हो वैसा कोई गाना गा रही है। मुझे समझ में नहीं आया। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सिंगिंग बट आई वॉज सो mesmerized by the tone and the quality of her song, of her voice, that I stood there for a long time because I was really enjoying the beauty of her song. कह रहे मैं वहां पर बहुत देर खड़ा रहा और ये मैं समझने की कोशिश करता रहा कि वो एक्चुअली गा क्या रही है। आगे क्या बोलता है, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. शायद वो किसी पुराने समय को याद करते हुए ये गीत गा रही है। कोई उसको कोई पुराना कोई जैसे प्राकृतिक किसी तरीके का दुख हो सकता है, किसी तरीके का लॉस हुआ, वो फाइनेंशियल या फैमिली लॉस कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का पेन हो सकता है वो जो शायद पहले कभी हुआ हो या फिर हो सकता है आने वाले में समय में ऐसा कभी हो, तो उसको सोचकर या उसको याद करके इस तरीके का वो गाना गा रही है। अब आगे क्या बोलता है, वॉट एवर द थीम द मैडम सेइंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। कह रहे वॉट एवर द थीम वॉज, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मेडन कहते हैं उस लड़की को बोला गया। मेडन इज बेसिकली अ वर्ड विच इज यूज फॉर अनमैरिड गर्ल्स। तो कह रही वो लड़की जिस भी
इसके गाने की थीम क्या थी मुझे समझ में नहीं आया. What kind of dialect that she was using, I was not able to understand. What I understood there was that as if her song was not going to end. मुझे ऐसा लगा कि उसके गाना कभी भी खत्म नहीं, क्योंकि उसको लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे थे, तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि गाना कब खत्म हो गया, वो जो गीत गा रही है वो कब खत्म हो गए. तो आगे क्या बोलता है, I assume that her song would have no ending. I was not able to understand the theme of the song. I was not able to understand a single word that she was singing, but I was so mesmerized by the tone and the quality of her song that I stood there for a very long time, because I really wanted to enjoy the song, and I was able to comprehend the song, the meaning, the theme, but I was not able to do it. So I listened motionless and still as I mounted up the hill. The music in my heart I bore long after it was heard no more. So he says, I listened to that song very patiently. I was quite motionless there, that I did not move from here to there, and I was very calm and very composed. So after some time I decided to leave that place because I had to go. तो मैंने जब उस जगह को छोड़कर, when I started mounting up the hill, जब मैंने पहाड़ की तरफ चलना शुरू किया, the music in my heart I bore. But वो जो music, the kind of beauty, the melody that she was singing, I decided to keep that melody of her song in my heart, and long after it was heard no more. And after I left the place, I was never able to hear that kind of melody or that kind of song again in my life. यह जो ये लास्ट से सेकेंड वाली लाइन है, इसमें भी एक पोइटिक डिवाइस नजर आती है. The music in my heart I bore. This poetic device is known as assonance. Assonance होता क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. In assonance there is a repetition of vowel sounds. जो वर्ड्स यूज होते हैं, the words which are used, उसमें एटलीस्ट एक वॉवल जरूर होता है. देखिए THE, द, ई, इसमें यू, आई, फिर आई, इसमें नहीं है, इसमें ई, ए दोनों है, इसमें आई, फिर ओ और ई, ये सारे वॉवल्स हैं. देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ ए वॉवल साउंड इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स. दैट पोएटिक डिवाइस इज नोन एज एसोनेंस. तो ये था पोएट का पोएम का एक्सप्लेनेशन. थोड़ा सा इसका थीम जल्दी से पढ़ लेते हैं. बेसिकली है क्या, The Solitary Reaper by William Wordsworth is written as a recollection of an overwhelming emotional experience. It is about a song that was sung by a solitary reaper. So as we know from the explanation of this poem, the song that he composed was actually a recollection of an experience that the poet had in around 1803 when he went and stayed in a village called Strathyre in Scotland along with his sister Dorothy Wordsworth. The solitary reaper was singing and doing her work without minding anyone. What he saw there? He saw a girl of that mountain region, and he calls that girl the solitary reaper. She was singing a song and she was doing her work without minding anyone. She was not aware that someone was standing there and someone was singing to her song. But the poet was observing her, mesmerized by the song. He compares her song to that of the nightingale and the cuckoo bird, yet he states that her song is the best. So here the poet makes a comparison between the melody and the beauty of the song of the girl with the beauty and the melody of the voice of a nightingale and the cuckoo bird, and he says very clearly that the song of that girl was better than the song of the nightingale or a cuckoo bird. Despite poet's inability to decipher the song's meaning, he understands that it is a song of melancholy. Even though the poet was not able to understand the lyric, the words of the song that she was singing, but the poet stood there for some time, and as he was just trying to decipher means to understand the meaning of the song, but he was not able to understand. But the only thing that he could do was to make a wild guess that perhaps the girl was singing a melancholy song, means a sad song. The poet listened motionlessly until he left the place, but the song never left him. So after some time the poet decided to leave the place. So when he left the place, he decided to keep the beauty or the melody of this song in his heart, and after that time he was not able to listen to that kind of song again in his life.
Even after a long time, he has come away from that place. He says he could still listen. So that means he has, even though he has left this place, he does not live there. But the memory of that beautiful song by the Solitary Reaper, that sound, that the melody still echoes in his heart. The song continued to echo in his heart after long it was heard no more. The beautiful experience left a deep impact and gave him a long-lasting pleasure. So whenever he recalls the melody of the song sung by the Solitary Reaper, it gives him an immense pleasure. This poem was inspired by him and his sister Dorothy's stay at a village in Strathyre in Scotland in September 1803. As I explained to you in the beginning of the explanation of this poem was actually inspired by he himself and his sister Dorothy when they stayed in a village called Strathyre in Scotland in the month of September 1803. तो ये था इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द पोएटिक डिवाइसेस और एक शॉर्ट समरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपका कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई सुझाव है तो मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।